अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपसे पेरेंटिंग के मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी और आज उस सिलसिले की 7वीं किस्त है। तो हम 4 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो जहां हमारी छठी किस्त का इख्तिताम हुआ था, आपने बात की कि पेरेंट्स को भी वो बनकर रहना चाहिए जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बने। तो इसमें एक सवाल आता है, वो ये कि क्या हम एक अच्छा इंसान इसलिए बने कि हमारे बच्चे भी अच्छा बने? तो ये जरा डिफरेंट एंगल से नहीं चीजों को देखा जाएगा। हमें तो अच्छा इंसान इसलिए बनना चाहिए कि खुदा हमें देख रहा है और हमें अपने खुदा के लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये तो चीजों को बिल्कुल उनकी बुनियाद से ही हटाकर दूसरी बुनियाद दे देना है। तो क्या इसलिए एक अच्छा इंसान बनना हमारी नेकियों को जाया नहीं कर देगा कि हम सिर्फ बच्चों की खातिर अच्छा बन रहे हैं? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। असल बात तो यही है कि अल्लाह के लिए ऐसा करना है। लेकिन चूंकि मैं पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहा था तो इसलिए इस असलूब में बात की है मैंने कि अगर आप बच्चों के अंदर अच्छाई पैदा करना चाहते हैं तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, वरना पैदा नहीं होगी। लेकिन सही बात यही है कि हमें सब कुछ अल्लाह के लिए करना है, खुदा खौफी की वजह से करना है, और कल जन्नत हासिल करने के लिए, दोजख से बचने के लिए करना है। असल तो बात यही है, और ये खुद एक बड़ी वैल्यू है जो अपने बच्चों में भी पैदा करनी जरूरी है। कि वो भी इसी नजर से हर काम करें कि अल्लाह की रजा हमें चाहिए। बिल्कुल। ठीक। सर बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आप न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज में पेरेंटिंग को कैसे देखते हैं? इनमें से बेहतर कौन सी है? इनका जरा तकाबुल करके हमें कुछ बताइए। जी, जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें सहूलतें ज़्यादा हैं। मसलन आपके कंट्रोल में है सारा माहौल पेरेंट्स के। कोई दादी नानी मौजूद नहीं है, कोई नंद वगैरह मौजूद नहीं है, कोई देवर मौजूद नहीं है, तो आप अपने बच्चों को सिर्फ अपने माहौल में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें नुकसानात भी हैं। वो ये कि जो इनपुट देना था दादी ने, दादा ने, आपका चचा ने बच्चे के, और फूफी ने, वो नहीं मिलेगा, जिससे इंसानों के साथ बच्चे का एक्सपोजर कम होता है। और जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है उसमें कम होता है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा होता है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक और मुसीबत है, वो ये कि वहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं। झगड़े ज़्यादा होते हैं तो बच्चों की जो माँ है वो एक मजलूम खातून के तौर पर वहाँ रह रही होती है आमतौर से। जब वो मजलूम औरत के तौर पर रह रही होती है तो फिर बच्चों के ऊपर इसके भी असरात होते हैं, और वो बच्चे मुसलसल इस ख्याल में रहते हैं कि हमारा चचा बुरा है, या हमारी दादी बुरी है, या हमारा दादा बुरा है। वो हमेशा इस ख्याल में रहते हैं, जिसकी वजह से इन रिश्तों का एहतराम कम हो जाता है बच्चों के दिल में। मसलन पाकिस्तान में आप देखें कि आम तौर से फूफियाँ नापसंदीदा मखलूक होती हैं, जबकि मामू और खाला पसंदीदा रिश्तेदार हैं। तो ये इसलिए हो जाता है कि हमारा वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो खा वो जुल्म है या नहीं है, जो भी आ, दास्तानें बन रही होती हैं वो तकलीफ का बायस बन जाती हैं। लेकिन इसमें बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा लोगों से मिल रहे होते हैं, और उनको इंसानों को समझने में जो आ, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना उनको फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन भारत न्यूक्लियर सिस्टम वाले भी इसको इख्तियार कर सकते हैं कि वो हफ्ते में एक दिन कम से कम दादी के पास ले जाएं, दादा के पास ले जाएं, या इन लोगों को अपने घर में बुला लें। तो उससे ये कमी पूरी की जा सकती है इस एतबार से। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है उसमें जो कि आपका कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए ये तरबियत के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी मुआशरत के लिए मेरे ख्याल में, मेरी राय यही है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़बरदस्ती अपना लेना चाहिए पाकिस्तान में। अभी भी माएँ बच्चों को अलग करने में घबराती हैं, बच्चे अलग होने से घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, हमारे कानून बना देना चाहिए कि अब जब भी शादी होगी तो बच्चों को महीने डेढ़ महीने के बाद अलग कर दिया जाएगा। उसी वक्त कर दें तब भी ठीक है, शादी करते ही 2 दिन के बाद अलग अलग कर दें, 2 दिन अपने घर में रखें, जश्न जश्न मनाएं, और फिर उनको अपने घर में भेज दें। ये लाजमन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सास और बहू के झगड़े पैदा नहीं होंगे, और जब सास और बहू के झगड़े पैदा नहीं होंगे तो घर की फजा खराब नहीं होगी, बच्चों के लिए माहौल पाकीज़ा अच्छा रहेगा, दादी उनके लिए, चचा उनके लिए काबिल कदर रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम
न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ मूव कर जाएं। हिंदुस्तान में जो कि पुराना सिस्टम यही चला आ रहा था, एक ही खेत में सबने खाना है तो मिलकर रहना ही सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता था। तो इसलिए यहाँ सिस्टम यही बना कि हम जुड़ कर रहेंगे, एक ही कारोबार है, एक ही कारोबार में सारे लगे हुए हैं और वहीं से खा रहे हैं, वहीं इकट्ठे रह रहे हैं। तो अब ये ऐसा नहीं है, अब तो हमारे हर बच्चा अलग अलग तरह से कमा रहा होता है, अपने उसके जराए इनकम होते हैं। अलबत्ता ये मसला कि बच्चे जो हैं वो अलग होने के बाद करेंगे क्या, एक बच्चा कमज़ोर है तो आप उसके साथ तावन का हाथ बढ़ाएं, उसको कोई मदद कर दिया करें या उनको कोई रास्ता बताएं कि वो और मजीद कमा सकें। तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अपने घर में रख कर उनको जलील किया जाए और उनको खुद उनसे जलील हुआ जाए। तो तरबियत के एतबार से मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर है, इसके नुकसानात कम हैं और इसके फायदे ज़्यादा हैं, मुआशरत के एतबार से भी, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेकिन ये जो एक आपने बात की कि वो टाइज जो फैमिली बॉन्ड्स थे और को पेरेंटिंग एक किस्म की हो रही होती थी, चचा आके कोई बात कह रहे हैं, दादा आके कह रहे हैं, तो अब वो बच्चे पर उतनी निगाहें नहीं है जो उसको देख रही हैं, सिर्फ उसको पता है कि सिर्फ माँ और बाप हैं। तो कितना अहम था कि कुछ को पेरेंट्स भी हों। जी जी, बहुत अहमियत है। यानी अगर पुराना जो हमारा बरादरी सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, अगर वो बहाल हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो ये होता था कि एक मोहल्ले में सारे घर अलग अलग हैं और मोहल्ले एक में रह रहे हैं। घर अलग अलग हैं, बस मेरा घर अलग है, मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे अलग रह रहे हैं, और मेरा छोटा भाई इधर दाएं तरफ रह रहा है, मेरा बड़ा भाई बाएं तरफ रह रहा है, मेरे वालिदैन ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं। लेकिन हम सारे के सारे अपने अपने घर में अकेले हैं, अलग अलग फैमिली है। अब ये जो अगर सिस्टम हो जाए तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चा जब चाहे दादी की तरफ जा सके, जब चाहे नानी की तरफ जा सके, चाहे चचा की तरफ जाए। तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें आदत पड़ी हुई है जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो हम मुदाखलतें बहुत करते हैं। यानी साथ वाला घर मुदाखलत कर रहा होगा आपके खाने में भी, आपके पीने में भी, आपके बच्चों के कपड़ों में भी, और उससे खराबी लड़ाइयाँ झगड़े इसलिए पैदा होते हैं कि मैं जब आपके काम में मुदाखलत करूंगा तो वो फिर काम, दादी जब मुदाखलत करेगी कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या पका रही हो, वो फिर मसले पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर वो जो उसकी कमी है वो फ्रीक्वेंट विजिट से पूरी करनी चाहिए कि एक दूसरे की तरफ आए जाए। तो प्रोग्राम बनाएं, मसलन हमने अपने भाइयों में एक ज़माने तक प्रोग्राम बनाए रखा, अब आजकल ज़रा नहीं हो रहा, कि हर महीने किसी के घर जाना है, बारी लगी होती थी कि ये महीना साजिद का है, ये खालिद का है, ये आबिद का है। उसका ये फायदा होता था कि सारे बहन भाई आपस में मिलते थे महीने में कम से कम एक दफा, खैर खबर भी हो जाती थी, एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हो जाता था। तो ये इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जा सकता है ताकि जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में चचा का किरदार है, दादा का किरदार है, नानी का किरदार है, वो अदा होता रहे। लेकिन जाहिर है कि जो रोजाना का किरदार है वो अदा नहीं होगा। मसलन ये तस्वुर के दादी रात को कहानी सुनाती है, ये खत्म हो जाएगा। बहुत कीमती तस्वुर था, बहुत कीमती बात थी, क्योंकि दादी फारिग हो गई होती है अपने बच्चों की जिम्मेदारी से, और वो अब पोतों को पाल रही होती थी, पोतों को वो जिम्मेदारी अदा कर रही होती। कितने ही काम माँ के बच्चों के लिए दादी कर देती थी, किसी को दूध पिलाना है, किसी को चुप कराना है, किसी को कपड़े चेंज कराने हैं, कुछ करना है, तो दादी ये काम कर देती थी। अब जाहिर है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन चूंकि उसके मफासद ज़्यादा हैं, खराबियां ज़्यादा हैं, इसलिए हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ जाएंगे। लेकिन जो दादी का किरदार था वो किसी न किसी तरह से हासिल करना चाहिए, जो चचा का किरदार था वो किसी न किसी तरह से हासिल करना चाहिए। खा एक बरादरी की बुनियाद पर घर बनने लग जाए, मोहल्ले बनने लग जाए, जाहिर है कि ये नामुमकिन सी बात लग रही है। या फिर आने जाने का अमल वो बेहतर होना चाहिए कि हर वीकेंड आपका किसी की तरफ जाने या आने का हो, ताकि आप, और मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में डिप्रेशन का मर्ज ज्यादा होगा, बच्चों में भी और वालदैन में भी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन डिप्रेशन नहीं आ सकता, एंजाइटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपके लिए हर वक्त बीसियों चैलेंजेस मौजूद होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, बीसियों चैलेंजेस। वो चैलेंजेस जो है वो इंसान को, एक इधर से खत्म हुआ, दूसरा पैदा हो गया, दूसरा खत्म हो, थका तो देता है लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देता।
भांत भांत की बातें सुन रहे हैं, नई नई बातें सुन रहे हैं, नए नए कहानियां सुन रहे हैं, हर रोज ये हो रहा होता है। तो इसका भी कोई इलाज करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जो माइंड डिप्रेस हो जाती हैं, एंग्जाइटी में चली जाती हैं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर वालदा डिप्रेशन का शिकार हो गई है तो बच्चों को पालने में मुश्किल पैदा होगी। ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का एक और सेटबैक है जो हासिल होता है इसमें। फिर वो करना पड़ेगा जो वेस्ट में करते हैं कि वो कोई सर्कल बना देते हैं जिसमें माएँ जाकर कोई घंटा 2 घंटे गुजार आती हैं, अपने दुख सुना आती हैं, उनसे कुछ नसीहत पकड़ लाती हैं। लेकिन वो पैदा हुआ है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम से, क्योंकि इसमें बरादरी कट जाता है। हमारी तो अभी भी जो न्यूक्लियर फैमिली बनेगी, वो भी ये है कि बच्चे कम से कम मिलते रहते हैं। उनके यहाँ तो 10-12 साल के बाद बच्चे भी गायब हो जाते हैं। तो उनके यहाँ तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे का सूरत हाल हो जाती है। तो हमें ये करना पड़ेगा अगर हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ जाएं कि बाहमी तौर पर जो मिलने जुलने का अमल है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। हर वीकेंड आपका लोगों के बीच में होना चाहिए, हर वीकेंड। ये फिर करना पड़ेगा ताकि हफ्ते का जो गुबार है, हफ्ते का जो आपका डिप्रेस करने वाली चीजें आपके दिमाग में जमा हो गई हैं, वो सैटरडे को या संडे को निकल जाए। ये देखिए, खाली वॉक करना, पार्क में चले जाना, ये डिप्रेशन और उसका इलाज नहीं है। ये उसके लिए जरूरी होता है कि आप बातें करें, अपना दुख सुनाएं, दूसरों का सुने, आपके दिमाग में नई चीजें आए, नई उसको फूड फॉर थॉट मिले, उसको सोचने के लिए, उसको गौर करने के लिए नए नए एवेन्यूज उसके लिए खुले। ये मुलाकातों के बगैर नहीं हो सकता। फिर एक और हल निकाला जा सकता है कि सारे लोग जॉब पे चले जाएं। तो बच्चों के लिए फिर डे केयर सेंटर बनेंगे। माँ भी जॉब पे गई हुई है, बाप भी जॉब पे गया हुआ है, और बच्चे जो हैं वो डे केयर सेंटर में दूसरों के हाथ में। उस पर मैं पिछले किसी नशिस्त में बात कर चुका हूँ कि वो बहुत नुकसानदेह होता है बच्चों के लिए। ठीक। वालदेन के अपने बहन भाइयों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? क्या ये एक पैमाना होता है कि उनके बच्चों के भी आपस में वैसे ही ताल्लुकात होंगे? हाँ जी, बिल्कुल मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन चूंकि बच्चों के मिजाज और सलाहियत डिफरेंट होने की वजह से जो चचाओं से मुख्तलिफ हो सकता है, तो इस वजह से बच्चे मुख्तलिफ तौर पर बिहेव कर सकते हैं चचा ताया के मुकाबले में या वालदेन के मुकाबले में। तो क्योंकि मिजाज उनको अल्लाह ताला ने डिफरेंट दिया है, अगर तो वो डिफरेंट हो जाएंगे, सलाहियत डिफरेंट दी है तो वो डिफरेंट हो जाएंगे, अगरचे उनको कल्चर और घर का माहौल एक जैसा मिला है। तो ये फर्क भी हो सकता है और बिल्कुल वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड्स फैमिली के आते ही आते हैं। तो उसमें फिर चचा ताया मामू खाला सबको बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों के सामने वो कैसे आए, किस रूप में आए उनके सामने। हमारे जो पुरानी जो एलीट क्लास थी हिंदुस्तान में, वो जनाने को अलग कर देती थी, मर्दाने को अलग कर देती थी। तो जैसे ही बच्चा चलने फिरने के काबिल होता था वो जनाने में नहीं जाता था, सिवाय इसके कि माँ से शाम को मिलना है या बस। उसमें जो बच्चे पैदा होते थे वो भी अब नॉर्मली होते थे, वो कोई बहुत अच्छे नहीं होते थे। तो जो सेग्रीगेशन की जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो बहुत कामयाब नहीं है। रहना सबको इकट्ठा ही चाहिए, लेकिन बहरहाल बच्चों के सामने जरा कंपोज्ड बिहेवियर जाहिर करना चाहिए सब सब लोगों को, ताकि उनके अंदर अच्छी चीजें परवान चढ़ें और वो चचा ताया फूफी खाला मामू के बारे में बुरी आरा भी कायम ना करें, और वो उनसे कोई बुरी चीज सीखें भी नहीं। असल में पहली जो नस्ल, जो भी आप, मिसाल के तौर पर आप एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं सोसाइटी में ये काम करूं कि पेरेंटिंग अच्छी हो, तो उसमें पहला जो काम आपको जो पहली नस्ल पे करना है, जिस घर में भी आप स्टार्ट करेंगे, مثلا मेरे घर में आप स्टार्ट करते हैं कि भाई यहाँ पेरेंटिंग अच्छी हो, तो पहले वालदेन को, जो चचा ताया को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अब आपने जो अगली नस्लें तैयार होती चली जाएंगी वो बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन भारत उनमें भी मिजाज अपना किरदार अदा करेंगे, सलाहियतें अपना किरदार अदा करेंगी। कि अगर गुस्से वाला मिजाज है तो उसने गुस्सा जाहिर करना ही करना है। अब आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि गुस्से को मैनेज करना सिखा दें उसको, गुस्से का अच्छे तरीके से इजहार करना सिखा दें कि अब आपने गुस्सा कैसे इजहार करना है, या आपको गुस्सा आ जाए तो आपने अगर जब्त करना है तो कैसे जब्त करना है, इतना जब्त करना है कि वो आपके लिए डिप्रेशन और एंजाइटी का बायस ना बने। ये सारा कुछ आपको सिखाना है। अगर आपने ये नहीं सिखाया, वही झटके तरीके से हम चलते रहें, तो फिर काम खराब हो जाएगा। और
अब जो हमारे वाले पेरेंट्स थे, मेरे नस्ल के, वो पेरेंट्स और तरह के तरबियत याफ्ता थे। उनके अंदर कुछ चीज़ें तसव्वुफ ने पैदा कर रखी थी, उनके अंदर कुछ चीज़ें मजहब ने पैदा कर रखी थी, कुछ उनके अंदर उनके कल्चर और तहजीब ने और देहाती ज़िंदगी ने पैदा कर रखी थी। वो हमने सब कुछ छीन लिया है। अब अगली जो नस्लें हैं, जो मसलन मेरे वाली नस्ल है, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो क्वालिटीज़ नहीं रखते जो मेरे वालिदैन रखते थे, वालिदैन वाली नस्ल रखती थी। तो वो क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ छीन लिया है। अब हमने, हमारे बचपन में टेलीविजन 2 ढाई घंटे वाला आता था, यानी वो रात में 6 बजे शुरू होता था और 11 बजे बंद हो जाता था। उस टीवी ने भी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं किया। अब मुझे, मेरा जो तरबियत करने वाला है वो टेलीविजन है या आपका सोशल मीडिया है, उसमें बैठे हुए एंकर्स हैं, उसमें बैठे हुए प्रोग्राम चलाने वाले हैं, उसमें एक्टर्स हैं, उसमें एक्ट्रेसेस हैं, उसमें गुलकार हैं, उसमें जो भी मीडिया पे लोग आ रहे हैं वो है। जब ये लोग हैं तो इसका मतलब है कि वालदेन ने तो कोई चीज़ सिखानी ही नहीं, वो तो सीखनी उन्होंने वहां से है। तो उन्होंने जो मेयार बना दिया, मसलन हमारे पाकिस्तान में पिछले 10 20 सालों में जो प्राइवेट टीवीज आए, तो इन्होंने लड़ाई झगड़े वाले प्रोग्रामों को ज़्यादा पॉपुलराइज किया, उसकी रेटिंग ज़्यादा होती थी। वो एंकर, बड़ा एंकर समझा जाता था जिसने मेहमानों को आपस में लड़ा दिया है। तो अब बच्चों ने यही सीखना है। तो इसलिए जो सिखाने का अमल है वो हमें बड़ी तरतीब से डिजाइन करना है कि क्या, पहले तो हर शख्स को ये सिखाना है, माँ को भी और बाप को भी, कि वो अपने गुस्से को, अपने इन मिजाजी चीजों को कैसे बेहतर करे। कि उसका दिल चाह रहा है गाली देने को, तो गाली ना देने, गाली तो ना दे, लेकिन गाली देने के जज्बे को ठंडा कैसे करे, ये जरूरी है। ताकि उसका ये ना हो कि वो दबा दबा के अपने अंदर भी खुद बीमार हो जाए। तो गाली ना दे, लेकिन अपने गुस्से को कैसे निकाले, अपने रंज को कैसे निकाले, ये उसको सिखाना है। तो इसके लिए मेरे ख्याल है बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है कि हर जगह पर वर्कशॉप्स की जाएं, इदारे बनाए जाएं कि वालदेन अपने गुस्से को कैसे मैनेज करें, अपनी नफरतों को कैसे मैनेज करें, अपनी जज्बात को कैसे पॉलिश करें, कैसे किन जगहों पे कैसे इजहार करें, कौन से लफ्ज इख्तियार किए जा सकते हैं इस बात को जाहिर करने के लिए, ताकि बदतमीजी भी ना हो और गुस्से का इजहार भी हो जाए। और ये सब कुछ करना पड़ना है। तो पहले एक बड़ा जबरदस्त किस्म का निसाब बनाने की जरूरत है कि हम अ, कैसे कैसे अपने आप को तरबियत करके कैसे अपने आप को अच्छा इंसान बनाए। और अपने गुस्से का इजहार करना दुरुस्त बात है, जरूरी बात है, लेकिन कैसे करें कि वो बदतमीजी ना बने, वो बदअखलाकी ना बने, वो गुनाह ना बने। तो ये चीजें कर सीखने की ये हैं। तो इसलिए ये जो काम है, ये अगर आप शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत अहमियत रखता है। लेकिन पहला काम किन पे करना पड़ेगा? जो इस वक्त नए नए माँ बाप बन रहे हैं, जिनके बच्चे 7 8 9 10 साल के हो गए हैं, वो हो गए। तो उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो अब जो बच्चे शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए कोर्सेज बनने चाहिए, उनके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि वो अपने एंगर को, अपनी हेट को, इनको कैसे मैनेज करना है। एंगर और हेट ही वो दो चीजें हैं जो फसाद पैदा करती हैं। तो इसको कैसे मैनेज करें, इनको कैसे संभालें, इजहार भी करना है नफरत का तो कैसे करें। अगर किसी की इंसल्ट करने को दिल चाह रहा है तो कैसे इंसल्ट करें कि आपका जज्बा भी पूरा हो जाए और तकलीफ और फितना भी ना बने। ये जरूरी है कि हम इसमें से इन चीजों को सीखें। ठीक। आपने बात की कि जो इर्द गिर्द हमारे जानने वाले हैं वो कैसे एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक और रुझान मैं आजकल देख रहा हूँ कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे कजन्स के अब जो बच्चे हैं वो कोई 8 9 साल या 7 साल के हैं। और उन कजन्स ने मेरे बचपन में मेरे साथ बहुत शरारतें की थी जिसको हम एंजॉय करते थे और हमारे पेरेंट्स को उससे कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अब जब मैं उन बच्चों के करीब जाता हूँ या कुछ मेरे जहन में आता है इनके साथ शरारत करना चाहूँ तो मुझे फौरन आता है कि यार इनके पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे। तो इस हसासियत की क्या वजह है? हसासियत की वजह यह है कि हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। चचा का किरदार असल में खत्म हो गया है, मामू का किरदार असल में खत्म हो गया है, फूफी का, खाला का किरदार खत्म हो गया है। हमारे बचपन में अगर मेरी फूफी ने मुझे मारा है तो मेरी वालदा
दुख तो होगा, लेकिन वो इजहार नहीं कर सकती थी कि भाई ये क्यों आपने किया है, उसका हक माना जाता था। तो इसलिए ये अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्योंकि हम जा रहे हैं, उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह है कि मैं इंडिपेंडेंट कमा रहा हूँ। मैं अपने भाई के कारोबार में शरीक नहीं हूँ और अपने वालिद के कारोबार में शरीक नहीं हूँ। तो मैं क्यों इनको बर्दाश्त करूँ? पहले तो इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता था कि सब एक ही खेत में काम कर रहे हैं। अगर फूफी नाराज हो गई तो फूफा जान जो है वो खेत में सही काम नहीं करेंगे, लड़ाई पैदा कर देंगे, मसाइल पैदा कर देंगे, कारोबार में खराबी पैदा होगी। वो जमीनें अलग करने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे और फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो इसलिए लिहाज करना पड़ता था। अब मैं क्यों लिहाज करूं? तो इसलिए ये हसासियत बढ़ गई है। और मुझे भी मैसेज मिलता है भाई की तरफ से कि भाई तुम अपना फासला रखो, ये मेरे बच्चे हैं। आप शरारत करना तो अलग बात है, आप समझा भी नहीं सकते आप कि यार तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया था तो मैं उसको ये समझा दूं, वो नहीं, आपको इजाजत नहीं होगी, इसको पसंद नहीं किया जाएगा। तो ये इस लिहाज से अच्छा है कि बच्चों के ऊपर दबाव कम हो जाएगा। लेकिन इस लिहाज से बुरा है कि जो खराबी मैंने नोट करनी है आपके बेटे की, वो आप नोट नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत ने, प्यार ने आपकी आंखों पे एक ऐनक लगा रखी है जिससे आपको वो खराबी नजर नहीं आ रही। तो ये एक बड़ी महरूमी हो जाएगी। इसको भी मैनेज करना चाहिए कि हम अपने चचा ताया फूफी खाला को इजाजत दें कि वो कम से कम बाप को आकर बता दें कि बस हमारे एक अजीज थे तो उनके लड़के को मैं और मेरी वाइफ ने देखा कि एक पार्क में वो किसी खातून के साथ बैठा हुआ है। तो हमारे अंदर ये जरूरत ही नहीं थी कि हम उसके बाप को जाकर बताएं कि तुम्हारा बेटे को हमने इस तरह से देखा है। तो नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि अब मसला ऐसा था कि एक खातून के साथ उसको देखा है तो कहीं बहुत आगे बात ना बढ़ जाए, तो हमने किसी ना किसी तरीके से पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन वो बरन वो किसी ना किसी तरीके से ही पहुंचा था, वो डायरेक्ट हम नहीं कह सके थे। तो ये होना चाहिए कि चचा को, मामू को, खाला को, फूफी को ये हक हासिल हो, तो कम से कम माँ बाप को तो बता सकें कि भाई हमने आपके बेटे में ये चीज देखी है। ये होना चाहिए, इसको कायम रखना चाहिए। और इस ओवर प्रोटेक्शन से क्या बच्चों की पर्सनैलिटी सॉफ्ट बनेगी? ओवर प्रोटेक्शन जो है वो बच्चों को कमजोर करती है। वो बच्चों में अच्छी सलाहियतें पैदा नहीं होने देती। वो बीमार बच्चे पैदा होते हैं, माजूर बच्चे पैदा होते हैं। पैदा नहीं होते, यानी बड़े, जब बड़े होते हैं तो माजूर होते हैं, उनको जिंदगी का पता ही नहीं होता। जिंदगी नाम है जद्दोजहद का, परेशानियों का, प्रेशर्स का, तनकीदों का। तनकीद बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है मेरे तराश खराश में, मुझे मुझे मुहज्जब बनाने में, मुझे अच्छा इंसान बनाने में। जब आप मेरे ऊपर तनकीद नहीं करेंगे तो मुझे अपनी खामी महसूस नहीं होगी। और एप्रिसिएशन भी उसी तरह जरूरत है, वो नहीं कि सिर्फ सिर्फ आप तनकीद करते चले जाएं। एप्रिसिएशन और तनकीद, क्रिटिसिज्म, ये दोनों मिलकर परवरिश करते हैं। अगर आप बच्चों को सिर्फ अप्रिसिएशन दें तब भी बच्चे कमजोर हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म करें तब भी बच्चे कमजोर हैं। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस रख के अगर आप करेंगे तो, और सोसाइटी को इजाजत दें कि वो अपने बच्चों पर तनकीद करे, आपके बच्चों को सिखाए, ये सोसाइटी आप नहीं करेंगे। चलो चाचा मामू ताया को आपने रोक दिया, लेकिन स्कूल में तो उन्होंने जाना ही है, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। और वहां जो मजाक उड़ेगा बच्चे का, वो उसके लिए सारी जिंदगी के लिए तकलीफ का बायस होगा। मामू और खाला और फूफी और चचा में फिर हमदर्दी होती है, प्यार होता है बच्चों के लिए। वो उस रोशनी में, उस मोहब्बत के साथ बात कर रहे होते हैं। बाहर तो लोगों ने मोहब्बत नहीं करनी है, वो फिर उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इसलिए उससे पहले पहले आपको बेहतर है कि आप अपने बच्चों को खुद उन तनकीदात से गुजारें, उनकी परवरिश करें। तनकीद को तनकीद को तामीरी बनाएं, तनकीद करने वाला भी और तनकीद सुनने वाला भी। तनकीद सुनने वाला उसके, हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि मसलन मैं आपको कहूँ ना यार आपका तो ये अंदाज ठीक नहीं है बात करने का, तो आप फौरन ये, मैं आपकी नाम ले रहा हूँ सिर्फ मिसाल के तौर पर, आप फौरन ये समझेंगे कि साजिद मुझे अच्छा नहीं समझता। हालांकि मैं एक एक बात की गलती बता रहा हूँ, वो पूरी शख्सियत को बुरा बना लेते हैं। तो इसलिए अब हमें ये भी काम करना है कि हम तनकीद जब करें तो बताएं कि भाई सिर्फ इतनी बात मैं कर रहा हूं, बाकी तुम बहुत अच्छे हो, बस ये मसला तुम्हारे अंदर है। तो हमें अपने असलूब में ये चीज़ डाल लेनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी ये महसूस ना करे कि मुझे ये बुरा समझते हैं। और ये हमारे बच्चों में जो छोटे हैं बड़े हैं सबके अंदर यही, आप छोटी सी बात डांटे
तो अब बच्चों को देखिए कि छोटे बच्चे जो है 4-5 साल के, उनको मां डांटती है तो वो रो पड़ते हैं। रो पड़ते हैं तो क्यों रोए हैं? क्योंकि उनको अपनी शख्सियत को, जो उनकी अना थी, उसको ठेस पहुंची है, या उनको दुख पहुंचा है। और दुख क्या पहुंचा है? कि मैं अच्छा नहीं, मुझे माँ अच्छा नहीं समझ रही है। बाज बच्चे जो है ना, वो माँ बाप की शिकायत करते हैं कि उन्होंने कभी हम मोहब्बत से हमें नहीं देखा, वो हमें अच्छा नहीं समझते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि वो बाप की किसी बात को मुस्तकिल तौर पर ज़हन का हिस्सा बना लेते हैं कि मेरा बाप मुझे पसंद नहीं करता। हालांकि बाप ने एक मौके पर डांटा है, दो पर डांटा है, और एक ही आदत पर हो सकता है 3 दफा डांटा हो, लेकिन वो मुस्तकिल दिमाग बना लिया है कि मेरा बाप मुझे पसंद नहीं करता। तो ये भी सीखने सिखाने की चीज़ है पेरेंट्स को भी, कि वो जब तनकीद करें बच्चों पर तो ये बता करके, भाई एक ही मसला तुम्हारा मैं इस वक्त एड्रेस कर रहा हूँ, बाकी तुम बहुत अच्छे हो, बड़े ज़बरदस्त बच्चे हो, लेकिन ये काम ना किया करो, ये चीज़ ना किया करो। ठीक। इसमें हम 9 साल तक बच्चों की पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पहलू जिस पर हमने अभी बात नहीं की, कि लड़की और लड़के, इन दोनों की परवरिश क्या एक ही तरीके से करना चाहिए, या इसमें क्या चीजें हैं जो मुख्तलिफ करनी चाहिए, खास करके 9 साल की एज तक? हाँ, खाना पीना तो, कपड़े लता ये वो तो, ये फर्क नहीं है कोई भी। आप दोनों को बराबर लेकर दें, खाने पीने में बराबर रखें उनको। लेकिन बच्चियों में मसलन लिबास में और खिलौनों में फर्क आएगा, उसका लिहाज रखना चाहिए। अपनी बेटी को क्या खिलौना लेकर देना, वो लेगी नहीं दूसरा लड़के वाला, लेकिन आप उसको भी गन लेकर दे रहे हैं, उसको भी लेकर दे रहे हैं। तो गन तो ऐसे बच्चों को, लड़कों को भी लेकर देनी चाहिए, वो गलत बात है। लेकिन बहरहाल, ये एक दूसरी बात ये है कि बच्चियों के साथ बच्चियों के साथ जो मामला है ना, वो बड़ा नाजुक है, क्योंकि उन्होंने दूसरे घर में जाना है, शादी करके एक मर्द के पास जाना है। हाँ, वो आपके घर में घर दामाद बन जाए तब भी उसने दूसरे मर्द के साथ जाना है। तो बच्चियों में जो एडजस्टेबिलिटी है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। बच्चों में भी एडजस्टेबिलिटी होती, लड़कों में भी होती है, लेकिन लड़कियों में ज्यादा होती है। उसको खराब नहीं करना चाहिए। उसको खराब करने का हम तरीका क्या इख्तियार करते हैं कि अपने घर की चीजों को म्यारी बनाकर पेश करते हैं और फिक्सेशन में रखते हैं कि इसके अलावा तो कोई काम नहीं होना चाहिए, इसके सिवा तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। हाँ, मसलन मुझे याद है कि मेरी एक क्लास में, मैं पाकिस्तान लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो उसमें एक लड़के ने रेडियो की बजाय रेडुआ, जो देहाती तलफ्फुज़ है रेडियो का, वो बोला, और सारी क्लास हंस पड़ी। तो मैंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इस पर क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा, उसने अपनी जुबान को नहीं छोड़ा है, तुम लोगों ने दूसरों की जुबान इख्तियार कर ली है। इसके जुबान से रेडुआ सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा है तुम्हारे रेडियो के मुकाबले में, क्योंकि इसने अपनी जुबान के लहजे को नहीं छोड़ा। इसकी जुबान में रेडुआ ही कहना है। मैं वो तलफ़ुज़ पूरा अदा नहीं कर पा रहा जिस तरह से उसने कहा था। तो ये इसकी शान है। फिर मैंने उनको एक वाक्य सुनाया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो तालिब इल्म पाकिस्तान से गए, ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। तो उन्होंने जब प्रोफेसर से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, बड़ी अच्छी, वो एचिसन के पढ़े हुए थे लड़के दोनों, उन्होंने बड़े अच्छे लहजे में बात की। तो उससे पूछा, तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान से।" तो उसने कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ है तुम्हें देखकर। इन्होंने कहा, क्यों? उसने कहा कि जब आते थे ना पाकिस्तान से, इंडिया से लोग, तो अपने लहजे में जब बात करते थे तो मैं समझता था कि वो कौम अभी जिंदा है, तुम तो मर चुके हो। फिर उन्होंने मिसाल दी कि अगर एक ही बर्तन में एक ही रंग डाला हुआ है आपने, और मलमल का और रेशमी कपड़ा डालें, तो मिसाल में आपने सुर्ख रंग में डाला है, तो दोनों कपड़े सुर्ख हो जाएंगे, लेकिन दोनों का शेड डिफरेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉटन सिल्क जैसा लगे और सिल्क कॉटन जैसा लगे। ये नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें अपनी शिनाख्त कायम रखनी चाहिए। ये जो लड़की को समझ लीजिए कि सिल्क है, और लड़के को समझ लीजिए कि कॉटन का कपड़ा है, तो इनकी ये शान बाकी रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़की भी आपके लड़के की तरह हो जाए और लड़का आपका लड़की की तरह हो जाए, नहीं इसको। तो अब जो उसकी एडजस्टेबिलिटी है, जो सिल्क के अंदर कॉटन के मुकाबले में ज्यादा है, वो कायम रहनी चाहिए, उसकी नरमी,
اس کی شفقت، اس کے جذباتیت، اس کی محبت، اس کی اپنائیت، اس کا فریفتہ ہونا، اس کا لاڈ پیار نخرے کرنا، یہ اس کا موجود رہنا چاہیے، تاکہ وہ کل کہیں دوسرے گھر میں جا کر اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے وہاں ایڈجسٹ کر سکے، اور اس کے اندر جو نزاکت ہے، اس کے اندر جو، جس کو میں نسائیت کہتا ہوں، عورت پن کہتا ہوں، یہ قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے جو آج کل کی تہذیب ہے، اس میں عورت پن ختم کیا جا رہا ہے۔ عورت پن میں حیاداری، شرمانا، للجانا، یہ چیزیں بہت نمایاں چیزیں تھیں۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ خواتین ویسے ہی بات کرتی ہیں جیسے مرد کرتے ہیں۔ ان کے اندر بے باکی بھی ویسی ہے، ان کے اندر حاکمیت بھی ویسی ہے، ان کے اندر بے جذباتیت بھی ویسی ہے، یعنی جذباتیت سے محرومی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ نقصان دیتی ہیں اس کو، اس کا، یعنی اگر میں گلاب کے پھول کو گلاب نہ رہنے دوں اور چنبیلی کے پھول کو چنبیلی نہ رہنے دوں، تو میں نے کیا کیا ہے؟ قدرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو قدرت نے جیسا بنایا ہے ویسا اس کو رہنے چاہیے۔ البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بچیوں کو پڑھائیں نہیں، یہ غلط بات ہے۔ بچیوں کو باصلاحیت ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ ان کو آگے چل کر قدر ملے، ویلیو ملے، اور وہ اپنا تحفظ کر سکیں، ان کے پاس کمانے کا بھی امکان ہو کہ وہ اگر کمانا پڑے تو وہ کما سکیں۔ امپاورمنٹ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن عورت کو عورت رہنے دینا چاہیے۔ ہمارے جو فیمنسٹ موومنٹ چلی، انہوں نے عورت کو مردوں کے میدان میں لا کر کہا کہ ہم برابر ہیں، حالانکہ وہ مردوں سے اونچی تھیں۔ یعنی میں گنوا سکتا ہوں کتنی چیزیں جس میں عورت مرد کے مقابلے میں بلند درجہ کی ہے، اور مرد ان کے مقابلے میں کم تر درجے کا ہے۔ مثلا لینگویج میں عورتیں بہت آگے ہیں۔ میں نے کئی پرانے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ، مولانا مودودی صاحب جیسے آدمی بھی، کہ میں اپنی بیگم سے جا کر پوچھتا ہوں یہ محاورہ کیا ہے ہمارا، اس کو کیسے کہتے ہیں؟ تو عورتوں میں لینگویج کی صلاحیت زیادہ ہے۔ عورتیں ایک ہی وقت میں کئی کام کر سکتی ہیں، مرد کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکے۔ اسی طرح عورتوں کو، جو جس کو سوشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ عورتوں کے پاس مردوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ وہ سوشلی انٹیلیجنٹ ہے، اور مرد نہیں ہے۔ مرد کو عورت سے گائیڈنس لینی چاہیے اس مسئلے میں کہ اس کو میں کیسے حل کروں، اس مسئلے میں کیسے جاؤں۔ اسی طرح عورتوں کے اندر جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ بھی زیادہ ہے مردوں کے مقابلے۔ وہ ایموشنز کو، آ، میں نے کئی دفعہ اپنے قریبی خواتین سے یہ بات سنی ہے کہ وہ مجھے اس نظر سے دیکھ، اس کی نظر میں توہین تھی، اس کی نظر میں آ، وحشت تھی، اس کی نظر میں یہ فلانی چیز تھی، مجھے تو بعض کو پتہ ہی نہیں چلتا کس نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے سوسائٹی میں کام لینے چاہیے۔ لیکن ہم نے ان کو بالکل کہا کہ نہیں، وہ بھی فٹ بال کھیلیں، وہ بھی کرکٹ کھیلیں، اور ثابت کریں کہ وہ مردوں کے برابر ہیں۔ بھئی عورت کے پاؤں میں وہ زور نہیں ہو سکتا جو ایک فٹ بالر کے پاؤں میں ہوتا ہے، اور وہ فٹ بال کو جس زور سے کک لگا کے ماحول کو، آڈینس کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کارنامہ کیا ہے، یہ عورت کر نہیں سکتی ہے۔ اس کے اپنے میدان تھے، اس میں اس کو بتائیں۔ تو ہمیں اپنی بچیوں کو عورت بنانا ہے، اور زبردست عورت بنانا ہے، تاکہ ان کی جو اپنی کوالٹیز ہیں، جو قدرت نے ان کے اندر رکھی ہیں، جو گلاب اور موتیے کے پھول کا فرق ہے، اور جو سلک اور کاٹن کا فرق ہے، وہ برقرار رکھتے ہوئے ان کی نورشنگ کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور ویلیوز وہی برابر رہیں گی۔ دونوں کے لیے سچ سچ ہے، دونوں کے لیے جھوٹ جھوٹ ہے، دونوں کے لیے اخلاق اخلاق ہے، وہ قائم رہنا چاہیے۔ البتہ دونوں کے لیے ویلیوز ایک جیسی رہیں مستقل طور پر، وہ سب کے لیے، عورت کے لیے بھی سچ سچ ہے، مرد کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں۔ لیکن جو عورت کو عورت بننے کا جو ماحول دینا ہے وہ دیں، ان کی چیزوں کی قدر کریں۔ کبھی یہ نہیں کریں کہ تم اس کی طرح ہو جاؤ یا اس کی طرح، وہ دیکھو کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا ہے۔ لڑکے ان چیزوں میں اچھے نہیں ہو سکتے جن میں اور لڑکیاں اچھی ہو سکتی ہیں، اور لڑکیاں ان چیزوں میں اچھی نہیں ہو سکتی جس میں لڑکے اچھے ہیں۔ اگر اگر آپ کر بھی دیں گے کوئی زور لگا کر، کوئی تربیت کر کے کوئی، تو پھر اپنی شخصیت کھو دیں گے۔
तो औरतों के खेल अलग होने चाहिए, औरतों के करने के काम अलग होने चाहिए। वो मर्दों वाले काम जो दोनों कर सकते हैं वो जरूर करें, लेकिन मर्दों वाले काम, मसलन फौज में जाना है, लड़ाई करनी है, बंदूक चलानी है, ये मुझे नहीं समझ आती औरत कैसे क्यों करेगी। करना चाहिए उसको कि नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन भारत मजबूरी बन जाए तो करेगी भी। तो ये जो चीजें हैं ये समझनी चाहिए कि हम औरत के जो औरत को, बेशक मेरी डेफिनेशन ना लें, औरत को औरत का मुताला करके उसकी स्टडी करके औरत का औरतपन क्या है उसको मुतय्यन करना चाहिए, और फिर उसको बाकी रखते हुए उनकी तरबियत करनी ठीक। चाहिए। और इसमें अगर लड़कों की तरफ से देखा जाए तो ये अक्सर स्टडीज में है कि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स खवातीन के मुकाबले में ज़रा लेट डेवलप करता है दिमाग का ये हिस्सा, और उनका ज़रा चाइल्डहुड एक थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है। फीमेल्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो कितना जरूरी है कि लड़कों को जरा थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए उनको। जिस तरह स्कूल में एक 6 घंटे जिस तरह लड़कियों को बिठाया जाता है, वो उनके लिए एक बड़ा अजाब बन जाता है वो। और वो चाहते हैं कि हमारी एनर्जी का जहूर हो, उसको हम चैनलाइज कहीं कर सकें। तो और दूसरा इसमें है कि आजकल जो नैरेटिव्स हैं कि जरा मर्दानगी को बुरी नजर से देखा जाता है, और खास करके ज्यादातर तो एलिमेंट्री स्कूल्स में फीमेल्स ही टीचर्स होती हैं। तो क्या सारी टीचर्स फीमेल्स ही होने चाहिए पहले 9 साल में लड़कों के लिए? और दूसरी बात ये कि उनको कितने मौके देने चाहिए कि वो जरा अपनी एनर्जी को खुल के उसका इजहार कर सके? हाँ, असल में जो लड़के हैं वो पढ़ने के लिए अक्सरियत पैदा नहीं होती। लड़कों की अक्सरियत पढ़ने वाली नहीं होती, ना उनको पढ़ने के लिए अल्लाह ने पैदा किया होता है। कुदरत ने जो उनको बनाया है वो मार धाड़ और तामीर और भारी काम करने के लिए बनाया है। वो दरअसल जैसे वो शहद की मक्खियों में मजदूर मक्खियां होती हैं ना, तो मर्द असल में ये काम करते हैं। वो फौजी बनेंगे, वो तामीर का काम करेंगे, वो कारोबार करेंगे, वो बोझ उठाएंगे, वो तामीर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर करेंगे। मर्दों को अल्लाह ने, कुदरत ने इसलिए बनाया है। इनमें से कुछ तादाद पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। मेरा ख्याल 12% के करीब कुछ इस तरह से होगा। तो 10-12% लोगों को स्कूल में जाना, अलबत्ता प्राइमरी स्कूल आप सबको पढ़ा सकते हैं और चौथी पांचवी मैट्रिक तक ले जाएं खींच खांच के। लेकिन वो फिर निज़ाम ऐसा बनना चाहिए कि लड़कों के लिए कुछ ऐसा स्कूलिंग होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल तरीके से काम ज़्यादा आप सिखा सकें। यानी आपने पढ़ाना ही है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल पहलू ज़्यादा हो, ताकि वो सीख सकें आसानी के साथ, और उनको जो वो दिमाग जिस हिस्से को आप कह रहे हैं कि देर से सामने आता है, वो कम इस्तेमाल करना पड़े। तो इसलिए ये बात तो ठीक है कि सारे लोग, सारी लड़कियां भी पढ़ने के लिए नहीं पैदा होती, लेकिन उनके पास अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो बैठ के कुछ चीज़ें सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, ज़्यादा अच्छा याद कर सकती हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से लड़के होंगे। तो इस तरह से ये जो मामला है ये हमें पूरी तरह से, पूरे सिस्टम को ही अलबत्ता यूँ कहना चाहिए कि हमें दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। कि एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने अपने क्लर्क बनाने के लिए बनाया था, वो हमने अभी तक कायम रखा, और उसी क्लर्की के सिस्टम को हमने पीएचडी तक पहुंचा दिया है। अजीब बात की हमने कि क्लर्की वाले सिस्टम को ही हमने पीएचडी तक पहुंचा दिया है। होना ये चाहिए कि आप पूरी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन का निज़ाम बनाएं, 5 सालों का। 5 सालों में आप उसको बोलना सिखा दें, उसको मैथमेटिक्स बुनियादी सिखा दें, हिसाब किताब कर ले, कोई चीज़ें पढ़ना सिखा दें कि वो अखबार पढ़ सके, कोई किताब पढ़ सके, नावल कहानी अफसाना पढ़ सके। आपने उसको ये चीज़ें सिखा दी, रियाजी, पढ़ना, और कोई खत लिख लेना, कोई इस तरह की चीज़ें कर लेना, ये आपने उसको सिखा दिया। 5 सालों में आपने बस इतनी ग्रोमिंग कर दी है। अब 5 सालों में आपके स्कूल के अंदर ये सिस्टम हो कि आपको पता चले कि ये बच्चा पढ़ने वाला लगता है, उसको आप मैट्रिक तक ले जाएं। मैट्रिक तक साबित हो जाएगा कि हाँ ये वाकई पढ़ने वाला है, फिर उसको आगे पीएचडी और साइंस और जो भी आला उलूम है उनकी तरफ ले जाएं। तो मैट्रिक के बाद आपको बिल्कुल फोकस होना चाहिए सिर्फ उन बच्चों पर जो वाकई पढ़ने वाले हैं। वो 10-12% जो मैंने अर्ज किया वो होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 10-12% बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। बाकी बच्चों को जो प्राइमरी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ले जाना चाहिए, उसमें आप के कोर्सेज इस तरह के हों कि आप उनको कामों में लगा कर काम सिखाएं। ठीक। सर ये इसमें
وہ سوال کہ ایلیمنٹری اسکول میں کیا سب فیمیل ٹیچرز ہونی چاہیے لڑکوں کے لیے بھی؟ ہاں نہیں، میرا خیال ہے کہ مکس ہونا چاہیے۔ آدھے ٹیچر میل ہونے چاہیے، آدھے خواتین ہونی چاہیے، کیونکہ مردوں نے جو کچھ اپنے جیسچر سے، اپنے رویوں سے سکھانا ہے وہ عورتیں نہیں سکھا سکتی، اور جو عورتوں نے اپنے رویے سے، اپنے جیسچر سے سکھانا ہے وہ مرد نہیں سکھا سکتے۔ تو دونوں ٹیچرز کم از کم برابر ہونے چاہیے، چلو زیادہ نہیں تو، لیکن یہ لازمی بات ہے، کیونکہ مرد ٹیچر اور عورت ٹیچر دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اس لیے یہ دونوں کا بلینڈ ہونا چاہیے، اور 50-50% تقریباً ہر اسکول میں لازمن رکھنا چاہیے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ بچوں میں وہ بہادری، وہ پریکٹیکل پریکٹیکل ازم کہہ لیجئے، وہ پیدا ہی نہیں کر سکتی ہیں، خواہ وہ ویسٹرن ہو خواہ وہ ایسٹرن ہو، جو مرد نے پیدا کرنا ہے۔ اور سوشلائزیشن اور برداشت اور صبر، وہ جو عورتوں نے پیدا کرنا ہے وہ مرد پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ تو بچے ہمارے جو صرف مردوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی ادھورے ہوتے ہیں، اور جو صرف عورتوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی ادھورے ہوتے ہیں۔ ٹھیک دونوں کو بلینڈ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک سر، یہ ہماری 9 سال تک کے بچوں کی پرورش پر گفتگو مکمل ہوئی۔ آئندہ ایک ساتھ میں انشاءاللہ پھر ہم 10 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچوں کی پرورش کی بات کریں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بڑی عنایت ہے، بہت مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔